आज की क्लास में पढ़ रहे हैं 12th क्लास का कविता का लेसन 9, जिसमें है जन जन का चेहरा एक। और ये है जन जन का चेहरा एक, जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन रहेगा, जन जन का चेहरा एक कविता का भाव सारांश लिखे। अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो उसमें लेखक के बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, मुश्किल से 4 से 5 लाइन लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अगर लेखक के बारे में कहता है तब हम उनकी जीवनी को पहले स्पष्ट रूप से लिखेंगे। तो जीवनी लेखक का क्या है, तो पढ़ेंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध 20वीं सदी के उत्तरार्ध के हिंदी के प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार है। उनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में शिवपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके माता का नाम पार्वती बाई एवं पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध था। याद रखें, यदि कविता के भावार्थ में पूछता है, सारांश पूछता है, तो हम मात्र इतना ही लिखकर और आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा इनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके बारे में पूछता है तब हम लिखेंगे। और ये सभी इनके बारे में जो मैं बताया हूँ, ये इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने में भी मदद करेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है लेखक के बारे में, इसलिए लेखक का पूरा परिचय ठीक से याद करना है। कहता है, ये इस पर ध्यान देंगे सभी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में ही हुई। 1930 ईस्वी के उज्जैन के माधव कॉलेज माने ग्वालियर बोर्ड की परीक्षा में असफल हो गई है। पुनः 1931 ईस्वी में सफलता मिली। 1935 ईस्वी में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट पास की। 1937 ईस्वी में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हो गए। पुनः 1938 ईस्वी में सफलता प्राप्त की। 1953 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए पास की। और इस तरीके से गजानन के बारे में अगर जानना है बच्चे, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जो मैं उनके बारे में बताया कि इनसे बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। दुनिया में असफलता ही सफलता के जन नहीं होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति जो सफल होते जाता है, हाईएस्ट मार्क्स लाते जाता है, वही दुनिया में अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। यदि कर्म करते रहे आदमी, तो सफलता और असफलता भले मिलते रहे, व्यक्ति अंततोगत तो अपने मंजिल पे पहुंच ही जाता है। तो इनसे सीख लेने की ज़रूरत है और ज़िंदगी में निराश न होने की ज़रूरत है। इसलिए आगे हम पढ़ते हैं। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ की। 1940 ईस्वी में मुक्तिबोध सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में अध्यापक हो गए। 1945 ईस्वी में मुक्तिबोध बनारस गए और हंस के संपादन में शामिल हुए। तो इस तरीके से किसके संपादन में शामिल हुए थे, तो हंस के संपादन। ये याद रखेंगे हम लोग। वहाँ से जब जल्दी ही जबलपुर लौट आए और फिर नागपुर जा निकले। नागपुर का समय अत्यंत संघर्ष का समय था, किंतु रचना की दृष्टि से अत्यंत उर्वर था। इन्होंने कई कृतियों की रचना की जो निम्नलिखित है, अर्थात नागपुर में उन्होंने बहुत सारा संघर्ष तो किया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिख दी जिसकी एक झलक यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं। उनकी कृतियों में है कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है। स्टार लगा लेंगे, डबल स्टार लगाएंगे इस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये गजानन मुक्तिबोध की रचना है। अगला है भूरी भूरी खाक धुल। कथा साहित्य में उनका काठ का सपना, ये भी स्टार लगाएंगे। और विपात्र और सतह से उठता आदमी, ये तरीके से इसको सभी स्टार वाले क्वेश्चंस में से मैं जो बताता हूँ उसको निश्चित रूप से देखेंगे। बाकी सब याद करते हैं तो काफ़ी बेहतर, इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है बच्चों। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इनको भी देखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से एक लंबी बीमारी के बाद मुक्तिबोध की मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई। और अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वे जो कविता इसमें लिखा है, उसका जन जन का चेहरा एक या जन जन का एक चेहरा, उसका सारांश क्या है। यदि परीक्षा में पूछता है कि जन जन का चेहरा एक का सारांश लिखे, तो इनके बारे में मात्र एक पैराग्राफ लिखकर फिर इसके सारांश पे आ जाएंगे हम लोग, और इस सारांश पे ध्यान देते हैं हम लोग। कथा कि गजानन माधव मुक्तिबोध सर्वहारा, शोषित, पिछड़ों के कवि है। सर्वहारा उससे कहते हैं जो सब कुछ हार गए हों, समाज के वे गरीब तबके माने मजदूर किस्म के लोग, किसान किस्म के लोग, श्रमिक किस्म के लोग, जिनके पास मूलभूत आवश्यकता की कोई चीज़ें नहीं होती हैं, वे सर्वहारा कहलाते हैं। और वही शोषित भी होते हैं, पिछड़े भी होते हैं। उन सब के ये कवि, अर्थात ये किसी राजा महाराजा और अच्छे लोगों की कहानियाँ न लेकर ये कर्मठ और सामान्य गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों की कहानियाँ लिखा करते हैं।
कहता है कि जन जन का एक चेहरा कविता द्वारा मुक्तिबोध यह बतलाना चाहते हैं कि अपनी अंतर्वर्ती एकता को पहचान कर अपने मुक्ति के लिए संघर्ष करो। उनका आत्म संघर्ष उनकी कविता जन जन का चेहरा एक में दिखलाई पड़ता है। कवि इस कविता में पीड़ित और संघर्षशील जनता का, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, उनका चित्र प्रस्तुत किया है। अर्थात इसका सारांश समझेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहे हैं कि जितने भी इसमें गरीब है, मजदूर है, श्रमिक है, ये सब के सब को एक साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए, तब इनकी समस्याएं दूर हो सकती है। कवि कहते हैं कि चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक है। चाहे वह एशिया, यूरोप, अमेरिका, सभी जगह के मजदूर एक हैं। कवि पूंजीवादी समाज को शोषक और शोषित वर्ग के रूप में देखता है। एक को शोषक और दूसरे को शोषित के रूप में देखता है। ये सभी के लिए धूप एक है, कष्ट दुख सब एक है और सभी मुट्ठियों का एक लक्ष्य है, शोषण से मुक्ति। कवि विभिन्न प्रतीकों के सहारे जनता की अंतर्वर्ती एकता का वर्णन करता है। वह प्रकृति के हर अंग में मजदूरों को दुख देखता है। वह मजदूरों शोषकों का दुख नदियों की वेदना में देखते हैं। यही नहीं, शोषक भी एक है, बल्कि उनके चेहरे अलग अलग हैं। कभी संसार के भौगोलिक वातावरण की चर्चा करते हुए कहता है कि चाहे एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के, ये सब अलग अलग स्थान के मानव एक हैं। सभी ओर खुशियाँ व्याप्त है, पर मनुष्यों का मनुष्यों के द्वारा शोषक एक गहरा सोच है। जब सब वस्तु एक ही ढांचे से बनी हो तो यह विभेद क्यों? कभी क्रांति के निर्माण में किसी एक को आगे आने की कामना करता है और समाजवादी समाज की कल्पना करता है तथा व्यवस्था को बदलने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से गजानन मुक्तिबोध की रचना से पता चलता है कि वे शोषितों और श्रमिकों और मजदूरों के लिए कितने एक्टिव है और बताते हैं कि इनके जुल्म को, इनके ज़्यादतियों को, इनके कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है। और वे इनके बातों से ऐसा लगता है कि वे कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, जिसने समाजवाद को लाया। याद रखें, समाजवाद क्या है? मैंने बताया था कि राज्य की संपत्ति पे सभी जनता का समान हक समझना समाजवाद कहलाता है। और ये जो अपनी कविता लिखते हैं, उस कविता के माध्यम से जो श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, शोषित है, अर्थात जो सर्वहारा वर्ग है, उनके अधिकारों की बातें करते हैं। और वे बताते हैं कि चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, या अमेरिका हो या भारत हो, सभी जगह श्रमिकों को शोषित किया जाता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ये सभी जन जन का चेहरा, माने सभी जगह के जो गरीब मजदूरों श्रमिकों के चेहरे को एक बताते हुए कहते हैं कि मजदूरों और श्रमिकों, तुम सभी एक हो जाओ। अगर एक हो जाते हो तभी तुम पूंजीपतियों के खिलाफ आवाज़ उठा पाओगे और तुम अपने जीवन के कष्ट को दूर कर पाओगे। इस संसार में सबको जीने का बराबर हक है, तो तुम भी बढ़िया से जियो, बढ़िया से खाओ, बढ़िया से पियो। कोई एक ही शासक वर्ग जो शोषण करते रहता है, सिर्फ उसे ही जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हें भी अधिकार है। इस तरीके से इनकी कविता से पता चलता है कि विश्व के जर्मनी में जन्म लेने वाले कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित अगर लेनिन था रूस का, तो ये भी हमारे यहाँ कविता भले ही लिखते हैं, कोई इतिहासकार नहीं है, ये कविता लिखते हैं हिंदी के, लेकिन अपने कविता के माध्यम से शोषितों के खिलाफ, जुल्म करने वालों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं और सबको समझाते हैं। अब हम पेज पे फिर से ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पे अगला पैराग्राफ कह रहा है, जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य क्या है? हम लिखेंगे कि जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है। इसके पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसका पूरा भावार्थ खत्म हो चुका है। अब उसमें से एक एक करके क्वेश्चन इससे जो बनते हैं वो क्या क्या बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यह बन रहा है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य क्या है? तो लिखेंगे जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है, माने मानव के लिए जो भी उचित अधिकार है उसके लिए वो कर्मरत हैं। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति और बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कभी इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है, इसलिए कभी जन जन का चेहरा एक कहता है। अर्थात इसको फिर से समझेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, जन जन का चेहरा एक ये उन गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों और शोषितों के चेहरे को बताता है जो हमारे देश के हों या अमेरिका के हों या फ्रांस के हों या जर्मनी के हों या रूस के हों।
चाहे विश्व के किसी भी देश के गरीब क्यों न हो, शोषित क्यों न हो, मजदूर क्यों न हो, जुल्म सहने वाले क्यों न हो, ये सबको संघर्ष करने की बातें करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि विश्व बंधुत्व, समानता और भाईचारा और समझो कि स्वतंत्रता की बातें करता है। और ये बताने की कोशिश करता है कि संसार के सभी लोगों को फ्रांस की क्रांति से जो नारा निकला कि स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व, उसको अपनाने की बातें करता है। और कहता है कि जब विश्व की सभी लोगों की समस्याएं एक है, जितने श्रमिक, मजदूर है, शोषित है, इनको कोई ना कोई प्रताड़ित करते रहता है, तो क्यों ना तुम सभी एक हो जाओ और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा दो। इस तरीके से आगे कहते हैं इसमें, कभी बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है। इसका प्रश्न रहता है कि बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कहता है कि जिस प्रकार हमारी पहले जो पेज है उसमें मैं समझाता हूँ, पेज पे ध्यान दो सभी। कहता है कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल कर सकती है। यह ताकत इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सत्ताच्युत कर देती है, माने उसको अपने सत्ता से हटा देती है। मुट्ठियों की ताकत सामान्य जनता की ताकत है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो वह मिट्टी में मिल जाता है, चाहे वह कितना ही बड़ा जन शोषक क्यों न हो। जब यह ताकत क्रुद्ध होती है तो अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। अतः कभी बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से जन शोषक को इनसे न टकराने की सीख देता है। अर्थात इसको खूब बढ़िया समझेंगे बच्चे। प्रश्न है हमारा कि कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से क्या कहना चाहता है। कवि बताता है कि हमारे हाथ की उंगलियों को देख लो, जिस प्रकार हाथ में छोटी बड़ी कई उंगलियां होती है, 5 उंगलियां होती है और पांचों अलग अलग बिखरी हुई रहती है, उसी प्रकार आम जनता जो है, जो शोषित जनता है, श्रमिक है, मजदूर है, किसान है, सर्वहारा है, ये सब के सब बटे हुए। इसलिए कहते हैं कि बंधी हुई मुट्ठियों की तरह एक हो जाओ। अर्थात तुम सब जब एक हो जाते हो तो एक ज़बरदस्त मुट्ठी के तौर पे तुम मजबूत शक्ति बनकर उभरते हो और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें डिगा नहीं सकती है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। और यदि तुम अगर एक साथ हो जाते हो तो इस दुनिया का कोई भी शोषक क्यों ना हो, तुमसे टकराने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए सबको एक होने की हिदायत वो देता है। आगे प्रश्न है, इसमें से देखेंगे, पेज पे ध्यान देंगे फिर से। कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। पूछता है परीक्षा में, कवि ने सितारे को किस रूप में प्रयुक्त किया है, क्यों। तो लिखेंगे कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। ये तारे देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि इनके साथ जन शोषक वर्ग छेड़छाड़ करता है तो वह भयानक रूप धारण कर लेता है। वह जन शोषक के सिंहासन को हिलाकर रख देता है। इस सितारा का इशारा जन शोषक को सत्ता से बेदखल करने की ओर है। जब तक वह इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं कर देते हैं, तब तक वह शांत नहीं बैठते हैं। ये चमकते हुए सितारे अपने भविष्य का फैसला स्वयं करते हैं। इनमें किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते। आज तक जितने भी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनके पांव तले ज़मीन खिसक गई। तो इस तरीके से इसमें कवि ने सितारे को जनता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हुए बताया है कि ये दुनिया वालों, ये जान लो, शोषक सभी हुए वो जान लो, जितने सत्ता पे आरूढ़ व्यक्ति हुए जान लो कि यदि ये अलग बिखरे हुए जन जन का जो चेहरा हुआ है, अगर वो सब एक हो जाए तो फिर ये तुम्हारे सिंहासन को हिलाकर रख देंगे और तुम में से कोई भी व्यक्ति इस पर राज नहीं कर सकता, बल्कि ये सब के सब एक अलग तंत्र की स्थापना कर देंगे। इसलिए सबको सीख भी देता है और साथ ही साथ ये आम जनों को एक होने की बातें भी करता है। आगे है इसमें से क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि नदियों की वेदना जिंदगी की धारा के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पूछता है परीक्षा में, नदियों की धारा किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो नदियों की वेदना किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो लिखेंगे कि नदियों की वेदना जिंदगी की धारा के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नदी की धारा स्वच्छ तथा निर्मल होती है। वह अपने साथ नए जीवन का संचार को प्रवाहित करती हुई चलती है। लेकिन जन शोषक अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के कारण सामान्य जनता में निर्मल, स्वच्छ तथा कोमल जीवन का संचार नहीं हो पा रहा है। जनता इस व्यवस्था से आक्रांत है, त्रस्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नदियों की वेदना का कारण सामान्य जनता का दुख, दर्द एवं संताप है।
इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। नदियों का जल जब हिमालय की वादियों से, पहाड़ियों की वादियों से जब निकलती है और चलती है तो वो निर्मल होती है, शांत होती है, स्वच्छ होती है। लेकिन जैसे जैसे मार्ग में बढ़ती है, मार्ग में उसको पत्थर मिलते हैं, उसको कंकड़ मिलते हैं, कई पथरीले रास्ते मिलते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलते हैं, अर्थात उसके जीवन में कई सारी समस्याएं आते रहती है। फिर भी वो अनवरत रूप से चलते रहती है। उसी प्रकार लेखक आम जनता को कहता है कि तुम्हारे जीवन में भी कई प्रकार की समझ लो कि समस्याएं आएगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। उस नदी की वेदना को सहते हुए, अर्थात तुम्हें भी अपने उन कष्टों को सहते हुए अपने मार्ग पर सीधे आगे चलते जाना है। अपने दुख और दर्द को समझ लो कि छुपाए रखना है और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जाना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि दानव दुरात्मा से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसमें लिखिए कि दानव दुरात्मा से कवि का अभिप्राय है कि यह अमानवतावादी दृष्टिकोण किसी भी महादेशीय बंधनों में नहीं बंधा होता है, बल्कि यह इन सब से परे होता है। यह भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को नहीं मानता है, अर्थात सभी जगहों पर व्याप्त है। जिस प्रकार सभी जगहों पर मानवीय मूल्य एक समान होता है, उसी प्रकार अमानवीय मूल्य भी सभी जगह एक समान है। उनमें किसी प्रकार की हेर फेर की गुंजाइश नहीं है। दानव दुरात्मा का तात्पर्य ठीक से समझेंगे बच्चे, जो मैं बता रहा हूँ इसमें बताता है कि संसार का कोई भी देश क्यों न हो, ऐसा नहीं एक सीमा लाइन के अंदर दानवों की प्रवृत्ति हो, अर्थात शोषक वर्ग की, पूंजीपतियों की, या राजा महाराजाओं का वो वर्ग हो जो सिर्फ एक ही क्षेत्र में हो। ये भी संसार के चारों तरफ फैले हुए हैं, जो अमानवतावादी दृष्टिकोण अपनाए रहते हैं और हमेशा किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को शोषित करने की बातें सोचते रहते हैं। इसलिए चारों तरफ अगर ये फैले हैं तो चारों तरफ तुम्हें भी प्रतिकार करने की ज़रूरत है बच्चे। और इस तरीके से ये सबको एक होने की बातें करता है। आगे इसमें कहता है कि ज्वाला, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ज्वाला जनता के हृदय से उठती है। पूछता है कि ज्वाला कहाँ से उठती है, तो जनता के हृदय से उठती है। जब जनता के हाथों का काम मुंह की रोटी छीन जाती है, तब वह अपने हाथों का काम और मुंह की रोटी के लिए हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है। वह अपने अधिकार को छीनता हुआ देखकर घायल सिंह की भांति अपने शिकारी पर टूट पड़ती है। यह भूख की ज्वाला इतना क्रुद्ध कर देती है कि वह किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो जाती है। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण अमानवीय हो जाता है। कविता के इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने आम जनों को, पूंजीपतियों को, राजाओं को और शोषण करने वाले उन महानुभावों को समझाने का कोशिश किया है कि याद रखो, जनता की हृदय से ज्वाला जो उठती है वो कईयों को अपने आगोश में ले लेती है। इसलिए जनता को जो भूखे रखते हो, शोषित करते हो, उनकी मुंह की रोटी छीन लेते हो। जिस दिन आम जनता के जन जन का चेहरा एक हो गया और उनके अंदर के हृदय की जो ज्वाला अगर धधक उठी तो उसने कईयों को अपने लपेटे में ले रखी है। तो तुम पर भी समझ लो बच्चे कि वह शिकारी पर एकदम जैसे घायल सिंह की भांति अपने शिकारी पर जैसे टूट पड़ता है व्यक्ति, उसी तरीके से ये तुम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए तुम कभी जो इन लोगों का जो शोषण करते हो उतना शोषण मत करो कि इनकी अंदर की ज्वाला ही जग जाए। आगे कहता है इसमें क्वेश्चन, फिर से पेज पे ध्यान देंगे। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है कि सभी जगह सामान्य जनता पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है। जनता के हाथों का काम और मुंह की रोटी छीनी जा रही है। जनता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है। वह अपने मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होते देखना नहीं चाहती है। आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिक युग सामान्य जनता की समर्थित जिंदगी को काले धुएं के आवरण से ढकना चाहता है। यह व्यवस्था शोषण, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि अमानवीय मूल्यों को बढ़ावा दे रही है। इसने जनता के जीवन को आंदोलन करने के लिए विवश कर दिया है। इसके द्वारा ये बताने की कोशिश किया है कि याद रखेंगे कि संसार में जितने भी आम जनता का शोषण करने वाले शोषक वर्ग है, ये जान लो कि यदि तुम नहीं समझे और अब इस प्रकार शोषण करते रहे, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार करते रहे और अमानवीय मूल्यों को बढ़ावा देते रहे, तो ये जन जन का चेहरा एक होगा और एक दिन इतना आंदोलन करेंगे कि तुम्हें वहाँ से सत्ता से विमुक्त करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए तुम्हें विवश कर देंगे। इस तरीके से अब फिर अगले क्वेश्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ही करीब करीब आ रहा है इसमें कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से कवि का क्या तात्पर्य है।
इसे पढ़ेंगे हम लोग कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से कवि का तात्पर्य यह है कि चाहे वह यानी जनता जिस देश में निवास करती हो, उसके प्यार का इशारा यानी मानवतावादी दृष्टिकोण एक होता है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जन शोषक वर्ग के खिलाफ क्रोध की धारा उबल पड़ती है तो वह दो नहीं बल्कि एक समान नजर आती है। इस तरीके से याद रखेंगे, प्यार का इशारा का मतलब ये आम जनता जो है, जो जन जन का चेहरा एक है, वह सब के लिए स्नेह सहानुभूति और सबको सुख शांति की बातें चाहते हैं बच्चे। और क्रोध का दुधारा का मतलब है कि यदि उनको शोषित करते रहे, उनको प्रताड़ित करते रहे, तो फिर इनकी क्रोध की ज्वाला जब उठेगी तो किसी एक देश में नहीं, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में उठेगी और शोषक वर्ग के खिलाफ क्रोध की धारा ऐसे उबल पड़ेगी कि वो दो नहीं बल्कि दोनों एक समान नजर आएंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन इसका है कि पृथ्वी के प्रसार को पूंजीवादी लोगों ने अपनी सेनाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर गिरफ्तार कर लिया है। माने पृथ्वी के प्रसार के बारे में अगर कहा जाए, दुनिया में शोषित वर्गों के बारे में कहा जाए कवि के विचार, तो कवि कहता है कि पृथ्वी के प्रसार को पूंजीवादी लोगों ने अपनी सेनाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर गिरफ्तार कर लिया रखा है। जिन खेतों में हरे भरे पेड़ पौधे होने चाहिए, जो धरती अपनी हरियाली के लिए जानी जाती है, आज उसमें औद्योगिक क्षेत्र पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनमें तरह तरह के कल कारखाने बिठाए जा रहे हैं, उनके धुएं से अगल बगल की हरियाली भी समाप्त होती जा रही है। इस तरीके से बताना चाहा है कि आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए, मजदूरों को प्रताड़ित करने के लिए, किसानों को प्रताड़ित करने के लिए औद्योगिक वर्ग के लोग हैं, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, ये चारों तरफ उद्योग स्थापना करने के लिए खेतों को, खलिहानों को नष्ट करते चले जा रहे हैं, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि चारों तरफ उद्योग ही उद्योग हो और वे पूंजीपति आराम की ज़िंदगी जीते रहें और ये कष्टमय जीवन जीते रहें जो जन जन है, मतलब आम जन जो है। तो इसलिए इसके खिलाफ भी वो बताता है कि सब के सब दुनिया वालों एक हो जाओ, तुम सब का चेहरा एक हो जाना चाहिए और तुम्हें किसी भी शोषण के खिलाफ आवाज़ एक होकर उठाना चाहिए। इस तरीके से हम लोग ये लेसन समाप्त करते हैं आज। और लेसन का नाम फिर से मैं बता दूं कि अभी पेज पे हम लोग देखे थे कि लेसन का नाम है जन जन का चेहरा एक, अर्थात इस संसार के सभी जनों का, सभी मजदूरों का संग और सभी श्रमिकों का चेहरा एक है। जिस दिन ये बटे हुए हैं उस दिन तक तुम शासन कर लो, लेकिन जिस दिन ये एक हो गए, दुनिया की कोई ताकत इनको फिर सत्ता पे आने से रोक नहीं सकती है। इसलिए गजानन माधव मुक्तिबोध एक श्रमिकों के, सर्वहारा वर्ग के, शोषित वर्ग के शक्ति को उजागर करने वाले, उनकी शक्ति को दिखलाने वाले, उनके अधिकार को बताने वाले ये लेखक है। इन्हें बिल्कुल ठीक तरीके से याद करते हो बच्चे। और फिर कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछते हो हमसे, तो हम आगे बढ़ेंगे तब तक।